ओके, सुशील केडिया जुड़ गए हमारे साथ, केडियानोमिक्स के फाउंडर, और जानते हैं कि इस समय कहाँ पर तगड़ा एक्शन उनको दिखाई देगा। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एज यूजुअल हम रॉकेट कॉल से शुरुआत करेंगे क्योंकि वो अब आदत बन गई है हमारी। तो बताइए इस समय की आपकी रॉकेट कॉल। देखिए, रॉकेट्स को भी बीच बीच में विश्राम की जरूरत पड़ती है। मार्केट वाइड एक करेक्शन लगता शुरू हो गया है, तो नए रॉकेट्स की संख्या को अभी हमने जानबूझकर सीमित रखा है। आज मैं सिर्फ एक ईआईडी पैरी को ऐड करूंगा। पिछले 2 दिनों में हमारे सब्सक्राइबर्स ने, क्लाइंट्स ने ईआईडी पैरी लिया है। चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट आया है। मुझे यहां से भी, आप 6 महीने 8 महीने का व्यू लेकर बैठेंगे तो यहां से भी 60-70% ईआईडी पैरी में भाव बढ़ने में कोई भी प्रकार का संशय नहीं लगता है। ओके, चलिए, तो इंडिसेस पर अब जो 2 दिन की क्लोजिंग हो रही है, क्या वो एक इंडिकेशन दे रही है सुशील जी कि यहाँ से अब शायद वो जो एक इम्पेंडिंग करेक्शन जिसकी आप लगातार चर्चा भी कर रहे थे, वो शायद आने की तैयारी हो रही है? देखिए, इंडिसेस और साथ ही हम एक ही तर्ज में इंडिसेस के कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स दोनों को एनालाइज कर ले तो अगर स्क्रीन पे मेरी ये चार्ट दिख पा रही है, पीसीआर अगर आपके से डिस्प्ले कर रहा है, निफ्टी की जो चार्ट है, तो जिस दिन ये हाईएस्ट भाव आए, देखिए कैसी क्लाइमेक्टिक एक ऊपर की लपक आई। अगले दिन ये बिल्कुल जैसे गैप डाउन हो गया। लगातार 4 दिन से फिर ये निफ्टी जो नीचे बंद आ रही है, तो एक रिवर्सल हो चुका है। मुझे अगला सपोर्ट निफ्टी का 19,385 पे दिखता है। और चूंकि जिस कदर ये तेजी बेतहाशा भागी है, तो नया रुख, अगर नया दौर बन भी गया कोई सब्सटेंशियल करेक्शन का, तो उसे में बहुत टुकड़े टुकड़े में और सावधानी से खेलना पड़ेगा। 19,385 अगर टूटा, 18,600 की हम बात सोचेंगे। और बैंक निफ्टी ने, देखिए पिछले 1 साल में ना लगातार बार बार ये किया कि जब भी निफ्टी का टॉप होता है, बैंक निफ्टी फाइनली बड़े रिलक्टेंस के साथ निफ्टी के साथ शुरू में पार्टिसिपेट नहीं करती है। 4-5 दिन स्ट्रगल करने की कोशिश करती है, उसके बाद एक साथ चली जाती है। तो बैंक निफ्टी ने भी देखिए ग्रेवस्टोन दोजी का जो पैटर्न दिया पिछले बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को, और ये जो कल उसका कॉन्फर्मेशन था, तो आज भी है जिसके ऊपर नहीं जा पा रही है। इंट्राडे में 200-300 पॉइंट्स के खेल चलेंगे। पर एक बार के लिए ये कह देना कि मान लेना कि इंडिसेस में तेजी थम गई है, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी और मंदी का व्यापार देख देख कर स्टॉप लॉस के साथ बनाना पड़ेगा। और इंडिविजुअल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, बहुत ही कम एफ एंड ओ के स्टॉक्स बचे हैं जहां पे हमें क्वालिफाइड अच्छे अच्छे पैटर्न्स मिले तेजी बनाने के। बेचने में कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक्स को भय नहीं लग रहा है। बहुत बड़ी संख्या में एफ एंड ओ के स्टॉक्स जिनमें सेल्स ट्रिगर हो गए। इंडिसेस में देखिए, इंडिविजुअल स्टॉक के मूवमेंट के अलावा स्टॉक्स के कोवेरिएंसेस भी काम करते हैं। तो आप एक साथ कोवेरिएंसेस को कंप्रेस कर दो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बड़े बड़े करेक्शन आ जाएंगे, इंडेक्स में नहीं आएंगे। 10% इंफोसिस एक झटके में गिर गया। एचडीएफसी बैंक धराशायी हो गए एक ही बार में। रिलायंस में इतना बड़ा गैप डाउन हो गया। एबीबी, सीमेंस, कमिंस एक झटके में चले गए 4-4, 5-5%, और फिर भी इंडेक्स को जो फर्क नहीं पड़ा। तो इंडेक्स का जो छल है वो अपनी जगह पर है, इंडेक्स का जो बल है वो अपनी जगह पर है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बेच बेच के कमाने के एफ एंड ओ में अब अवसर काफी ज्यादा है, और लेके कमाने के अवसर बड़े कम है। सुशील जी, एक स्पेस जहां पे वीकनेस पहले से ही थी और अब अर्निंग्स भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं, केमिकल बास्केट, एसआरएफ हो गया, यूपीएल हो गया, टाटा केमिकल हो गया, नवीन फ्लोरिन हो गया, दीपक नाइट्राइट, यहां पे आपका व्यू क्या कहता है? ये सारे के सारे चारों स्टॉक्स जो आपने कहे ना, इनकी अपनी अपनी अलग अलग धुरी है। तो मैं आपको टाटा केमिकल्स की चार्ट पहले दिखाऊं। मैं टाटा केमिकल्स को बेचूंगा नहीं। ये साइडवेज, मुझे लगता है टाटा केमिकल्स साइडवेज महीने 1.5 महीने और टाइम पास करने के बाद इवेंचुअली 1200 की तरफ उछलेगा। ये कठिन दौर है, यहाँ पे आप जॉबिंग कर सकते हो, इन्वेस्टिंग करके कमा सकेगा, ना कोई स्पेकुलेशन करके कमा सकेगा। जब तक टाटा केमिकल्स 900 के नीचे नहीं जाता है, 1200 की आशा में बनाए रखूंगा, और जब जब ये 900 के आसपास आएगा तो मैं इसे लूंगा। बाकी आपकी अगर ये चार्ट आप एसआरएफ की देखो, एसआरएफ का फ्यूचर्स बिल्कुल अलग तर्ज पर है। ये किसी भी टाइम यहाँ से एक बॉटमिंग आउट वापस रिवर्सल ट्रेड दे सकता है। ऑलरेडी जितना टूट गया है, तो मैं इसको यहाँ से भी बेचने की हिमाकत नहीं करूंगा। जो जिसका ऑलरेडी ये शॉर्ट बन गया, तो वो यहाँ पे आप 2074 का स्टॉप लॉस रखिए। एक संभवतः यहाँ से रिवर्सल बन के वापस 2600 आ जाए। और आपने कौन से नाम कहे थे केमिकल्स में? नवीन फ्लोराइन, दीपक नाइट्राइट, यस, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट। पे भी हम आते हैं। तो देखिए, नवीन फ्लोराइन तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव ही चार्ट था काफी टाइम से, और ये शनै शनै अगर घटता हुआ अगर आ जाए नीचे 3200 के आसपास तक, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। चूंकि ये फ्यूचर्स में है, तो
लोग लालायित हो सकते हैं शॉर्ट करने के लिए। जब तक ये 4090 का घर नहीं तोड़ता है, इसे शॉर्ट वॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉइजी स्टॉक है। ये वापस कभी भी आपको फिर से एक रिबाउंड दे सकता है। और दीपक नाइट्राइट की फ्यूचर्स एनएससी की चार्ट देखिए, बीएससी की चार्ट्स लिक्विड है। तो दीपक नाइट्राइट्स भी देखिए, एक नीचे का झटका अगर आया 1840-50 का, तो हो सकता है वहां से वापस एक ट्रेडिंग बाई बन जाए। ये स्टॉक सारे साइडवेज रेंज में है, कोई बड़े ट्रेंड में नहीं है। 200-300 मतलब 15% ऊपर नीचे की रेंज में सारे चल रहे हैं। तो बड़ा ट्रेंड कमाने के लिए कोई उनको बड़ा शॉर्ट करके 30-35% कमाई हो जाए, या 30-35% कमा लेंगे, दोनों ही बातें सारे के सारे केमिकल्स के स्टॉक्स में नहीं लगती। ओके अच्छा, केमिकल्स पे आपने अपना व्यू एक्सप्रेस किया यहाँ पे सुशील जी। अब आते हैं आईटीसी पे। कल आपने आईटीसी पे कोई ट्रेड लिया था क्या? और आईटीसी में जो कल कैंडल क्रिएट हुई है उसके बाद आज उसका कंटिन्यूएशन, ये एक इन्वेस्टर के लिए प्लस एक ट्रेडर के लिए क्या मैसेज है आपके मुताबिक? आईटीसी में अब ये जो बड़ा एक ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, ठीक है। आईटीसी ने बहुत छकाया, बहुत सताया। ये जो बड़ा ट्रेंड रिवर्सल इसमें आ चुका है, यहाँ पर कोई तेजी कर सकने की तो जगह बची नहीं है। ये सारे के सारे ट्रेंड लाइंस इसकी टूट गई है, ठीक है। एक ही दिन में जब इतना झटके से गिर गया, 500 वाला सीधा 460 तक आ गया है, तो अब आपको रीबाउंड्स के अंदर ही इसको कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए, डेली चार्ट से अगर मैं जंप कर गया हूँ 5 मिनट चार्ट पे, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और मोमेंटम डाइवर्जेंट है। ये रीबाउंड अगर दे देता है तो 470 के स्टॉप लॉस से अभी भी इसमें शॉर्ट का ही ट्रेड बनता है। आईटीसी ना 200 से लेके 350 तक तो इसने अच्छा पैसा दिया, और उसके बाद इसमें हमें बार बार पैसे लगे। तो मैं जो चीज थोड़ी सी मेरे लिए कठिन साबित हुई है बीते बीते दिनों में, मैं या तो बहुत ही छोटे सौदे करूंगा या साइड से दूर से बैठ के तमाशा देखूंगा। के अच्छा, पिछले बार आपने बंधन बैंक की बात की थी। बंधन बैंक स्टेबल रहा है उस दिन से। क्या तैयारी कर रहा है बड़े ब्रेकआउट की? और एफएनओ में कोई और स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? ये तो क्या है ना कि अब बाजार का रंग देखिए ऐसा है। कोटक के रिजल्ट खराब नहीं थे, कोटक को दे मारा। बंधन बैंक के रिजल्ट खराब थे। तो ये जो प्री पोजिशनिंग का जो कंसेप्ट आपने बनाया ना अनुज, कभी अगर टेक्निकल एनालिसिस की किताब लिखी मैंने जीवन में, तो मैं उस पर एक चैप्टर आपके इस प्री पोजिशनिंग के कंसेप्ट पे डिवोट जरूर करूंगा। ऑलरेडी इतना घट करके जब पैटर्न तैयार था और यहां ला करके जो उसके खराब रिजल्ट आए, उसके बाद ये जो 98.5 लाख शेयर्स का जो ब्लॉक ट्रेड हो गया उस दिन, इस स्टॉक ने यहां से पक्का ट्रेंड रिवर्सल दे दिया। कि जब तक समझ लीजिए 212 के नीचे नहीं जाता है, हमें यहां से 100 रुपए की तेजी लगती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी। अब जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स रह गए हैं, चाहे कॉर्पोरेट अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे स्टॉक की वजह से, मैं आपको अगली चार्ट दिखाऊं जैसे इंडिया सीमेंट की। तो अगर ये स्टॉक बाकी लास्ट 1.5 महीने की तेजी में करेक्शन ही देता गया, ये चला भी बड़े लेट से, तो मुझे लगता है ये 450-500 रुपए जाने की जो साइकिल स्टॉक की स्टार्ट हो गई थी 165 से, अब उसके अंदर में एक अगला पड़ाव वापस शुरू हो रहा है कि 200 वाला 280 सब हो जाए। आज इसने एक नया ब्रेकआउट दे दिया। तो सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स तो हमेशा ही एफएनओ में भी रहेंगे जो बिल्कुल अंडर परफॉर्मर्स थे, वो जो चल जाएंगे। तो इंडिया सीमेंट्स और बंधन बैंक दो ढंग के लॉन्ग लगते हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में सामने एफएनओ में, चाहे आप टाटा स्टील बेच दो, हिंडाल्को बेच दो, आप वेदांता को शॉर्ट कर दो, मतलब मेटल शॉर्ट है, आईटी चल नहीं रहा है, केमिकल साइडवेज है, ये मारुति टेल्को सब बड़े करेक्शन की तैयारी कर चुके हैं। तो जितने भी जो सो कॉल्ड ग्लैमर स्टॉक्स जिनको लेने का मन करता है वो करेक्शन में चले गए, और जिन्हें आपका लेने का मन नहीं करता, इंडिया सीमेंट या बंधन बैंक, वो चलेंगे। तो बाजार की मर्जी है, वो जैसे चलेगा, ट्रेडर्स को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। आईटीसी की तो बात हो गई, लेकिन बाकी की जो एफएमसीजी पॉकेट है, लीवर हो गया या फिर एशियन पेंट्स हो गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स, डाबर, यहाँ पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं सुशील? एशियन पेंट्स की मलाई निकल चुकी है, और ये कल जिस तरह का इसने रिवर्सल दिया है ना, उसमें मतलब फ्राइडे को इतना बढ़िया का क्लोज देने के बाद भी सीधा एक साथ ये गैप डाउन रिवर्सल हो गया। तो मैं रूल आउट नहीं कर सकता कि एक और नया हाई नहीं बन सकता है, वो जगह रखनी पड़ेगी और सौदे को टुकड़े टुकड़े में बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए, इतनी जो तीव्र, इसकी तीक्ष्ण जो अप ट्रेंड लाइन है, जिस दिन ये एशियन पेंट्स 3430 के नीचे गया, शॉर्ट सेल का कैंडिडेट हो जाएगा, और अगला मोड़ जो है ना इसमें, ये वापस 2500-2600 रुपए के लेवल तक, ये एशियन पेंट्स और उसके पीछे पीछे बर्जर की भी चार्ट वैसी है। जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स था कंज्यूमर स्पेस में, वो टाटा कंज्यूमर भी अब देखो कैसे वॉबली हो गया बिल्कुल, कि अभी टाटा कंज्यूमर की भी जो है ना अप ट्रेंड लाइन जा चुकी है। अब ये यहाँ पे खाली साइडवेज करेक्शन देगा। लीवर तो ऐसे टूट गया जैसे हिंदुस्तान लीवर नहीं हो, ये कोई बहुत छोटी मोटी सी कंपनी हो।
तो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज था इस दिन, आप देखो इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज था और एक झटके में इतना बड़ा गैप डाउन और सीधा कोलैप्स हो गया। तो लीवर एट एनी एनी राइजेस, कुछ लोगों को आपको हेड एंड शोल्डर भी नजर आएगा। ये बड़ा पॉपुलर पैटर्न है मासेस के साथ, हालांकि मैं इस पैटर्न में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। हेड एंड शोल्डर भी अभी 2670 की तेजी नहीं लगती और लीवर वापस आपका शने शने घटते घटते अगर ये वापस 2400 आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो एफएमसीजी भी अब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ऑयल एंड गैस के तो सारे स्टॉक्स करेक्शन में हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो अगर लुढ़क जाएगी, बात बात में पे बात हो जाए, जो एमआरपीएल चेन्नई पेट्रो हमारे मेगा बाइस थे जिनमें दोनों में 150% की रिटर्न आ गई। अब रशियन पेमेंट्स की इशू, खराब क्वार्टरली रिजल्ट्स और शार्ट दोनों की टूट चुकी है, तो पूरा मुनाफा खा के वहां से निकल जाना चाहिए। कोई शॉर्ट भी करे तो खराब ट्रेड नहीं है। तो बहुत कम ही स्टॉक्स बचे हैं, मतलब इसको ओके। बोलने अगले अगले 1000 पॉइंट की निफ्टी को डाउन साइड अगर आ जाती है तो उसको खेलने के लिए आप ये पूछो ना कि क्या बेचा जाए, तो मैं बोलूंगा कि दो चार ही स्टॉक्स उनको छोड़ के जो जी मैं बेच लो। चलिए, अभी अभी वो नहीं पूछता हूँ मैं, एक बार कंफर्मेशन आ जाएगी तब पूछूंगा। अभी तो मेरा थोड़ा सा झुकाव, आपने ऑलरेडी बता दिया सारे के सारे कौन कौन से बेचने हैं, तो कुछ बचा नहीं है। एक और मुझे आपसे सवाल पूछना था, ये दो मीडिया स्टॉक्स में काफ़ी मोमेंटम है, दोनों के दोनों एफ स्टॉक्स, जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी, दोनों को आपने ट्रैक किया है, खासतौर से जी को। यहाँ पर सुशील अब क्या व्यू होगा? ये जी में तो हमारा बहुत बड़ा मेगा भाई है। और ये सन टीवी की चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। सन टीवी एक अंतिम धोखा दे सकती है। ये देखिए सन टीवी की चार्ट को। ये जो है ना, जी के जैसे 5 वेव पैटर्न नहीं कि जिसमें बहुत बड़ी कोई रीवैल्यूएशन हो जाए, स्टॉक की री रेटिंग हो जाए या कोई बहुत बड़ा कोई वैल्यूएशन चेंज हो जाए। ये ट्रेडिंग स्पर्ट था। मुझे लगता है कि सन टीवी अगर वापस 415-20 आएगा तो वहां जरूर लेना है। शॉर्ट सेलिंग करने के लिए सन टीवी एक दो दिन और रुकना पड़ेगा, इस सिग्नल को कंफर्म होने दीजिए। पर ये बिल्कुल टॉपी फॉर्मेशंस बन रहे हैं यहाँ पे, कोई सन टीवी जोर से बढ़ जाए तो सन टीवी के वेटेज के कारण आप अगर मीडिया एंटरटेनमेंट इंडेक्स को देखोगे तो उसमें भी जो एक बार 30% तक के करेक्शन की जगह दिखती है। तो अब आते हैं अगर जी पे, जी में भी एक बार करेक्शन आएगा यहां से ऐसा लग रहा है, पर वो मेरे लिए सिर्फ एक करेक्शन होगा। देखिए जी इतना रोबस्ट 5 वेव पैटर्न दे चुका है। अगर किसी कारण, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और इसलिए मैं इसको शॉर्ट भी नहीं करूंगा, अगर ये किसी कारण से जी वापस 195-200 आ गया तो मुझे लगता है लूट का भाव होगा, उसको दबोच लेना चाहिए। और हो सकता है ये आया ही नहीं, अगर ये आज के हाई के ऊपर वापस निकल गया अगर जी, तो हो सकता है जी बढ़ता रह जाए और जी में करेक्शन नहीं आए। और तीसरा स्टॉक जो अगर आप देखोगे कि ईवीआर, जिसपे हम बहुत भयंकर तेजी के मन में थे कि ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न बन गया है, यहाँ से 2700 की चाल निकल जाएगी, वो एक बार के लिए मैं रिवाइज करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा धोखेबाज किस्म का पैटर्न बना है, ये एबीसी बन गया। तो हो सकता है कि पीवीआर भी वापस 1300 मिल जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। पर ये स्टॉक्स इतने ज्यादा वॉलेटाइल हैं कि हर एक रिटेल ट्रेडर को, जो ज्यादा आपके टीवी चैनल को देखते हैं, बहुत छोटे सौदे करने चाहिए। ये बड़े सौदे करने लायक स्टॉक्स नहीं है। ओके, चलिए, तो ये इस समय हो गए आपके मीडिया सेक्टर में कुछ तेज़ी के शेयर्स। कोई और सेक्टर्स या स्टॉक्स, पिछली बार जैसा आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग कैश मार्केट के नाम सजेस्ट करे थे, एक बार टीटीएमएल आपने बोला था, एक दो और स्टॉक्स आपने बोले थे, ऐसा ही कोई और इंटरेस्टिंग नाम सुशील जो दिमाग में हो? मेरी पैरी तो हो ही गया और एक सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको आता है बीएससी में, तो मैं, आप नहीं छेड़ते हो तो बात मैं छेड़ देता हूँ। हाँ। मैं BSE को अभी भी इस भाव से और लूंगा। और लेंगे जब ये पीली लकीर टूट जाएगी 745 के ऊपर जाने पे इसमें वापस मोमेंटम रिज्यूम हो जाएगा। इतना चलने के बाद बीएसई 7-8-9 दिन से थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देके सिर्फ एक फ्लैगिंग पैटर्न बना रहा है और 745 के ऊपर ये चला तो अगला पड़ाव 900, इवेंचुअली शने शने करते करते से 1200। और अनुज, एक बार जब बाजार थोड़ा सा भारी लग रहा है ना, तो दुनिया भर के एडवेंचरस नए स्टॉक्स ऐड करने का मन नहीं है। नई बाई में हम सिर्फ अब ईआईडी पैरी ही बोलना चाहेंगे, उसी पे फोकस करेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस और एएमसी के स्टॉक्स जिसमें हमने पिछले 3 महीने बेतहाशा तेजी करी, वो सबका मुनाफा भी खा लिया और एक एक करके सारे के सारे लाइन से शॉर्ट सेलिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट्स हैं। ये सीधी लकीर में ऊपर आए और मुझे लगता है अगर ये मार्केट वाइड करेक्शन आ गया तो सीधी लकीर में बहुत ज्यादा जोर से गिर जाएंगे। शॉर्ट सेल एएमसी स्टॉक्स एंड इंश्योरेंस स्टॉक्स, वन बाय वन ऑल ऑफ देम। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स सब पर बात करने के लिए। एज यूजुअल अगले ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी आपके साथ।